तुम छात्र हो चुपचाप पढ़ाई करो, तुम एक्टर हो चुपचाप एक्टिंग करो, तुम किसान हो तो चुपचाप खेत में जुताई बुवाई करो और तुम बिजनेस पर्सन हो तो बिल्कुल ही चुपचाप धंधा पानी करो। अगर सब चुपचाप शुतुरमुर्ग बने रहेंगे तो बोलेगा कौन? इसका भी जवाब है, बोलो, बिंदास बोलो, बेखौफ बोलो, लेकिन इधर का बोलो ना उधर का क्यों बोलते हो। ये वो धारणा है जो कुछ समय से देश में बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका ताज़ा उदाहरण है देश की एक नामी लॉ यूनिवर्सिटी का किस्सा। छात्रों की असहमति के आवाज़ के सामने इतना ब्रूटल होने का प्रयास कि उनके करियर, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुल गए। और तुले भी कौन? देश में वकीलों की संस्था के सबसे बड़े अधिकारी। इस गलत चलन के आज धागे खोलेंगे। गलत चयन से याद आया कि राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर भी बात करेंगे और श्रमिक वर्ग को काम करने की जो कोट अनकोट विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर भी बात होगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने 13 अगस्त की शाम एक तुगलकी फरमान जारी किया कि 2026 में हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों का वकील के तौर पर कहीं पर भी देश में एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। सभी राज्यों के बार काउंसिल्स को ये निर्देश भेज दिए गए। जब ये फरमान आया, समझ तो उसी समय आने लगा था कि ज़्यादा देर ये टिकेगा नहीं, और हुआ भी वैसा ही। कुछ ही देर में सारे तीर कमान में वापस चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डांट पड़ी सो अलग। लेकिन इसके बाद बीते 15-16 घंटों में बीसीआई और उसके चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की जमकर फजीहत हुई। सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले कूद पड़े। रात भर मनन मिश्रा रायता समेट रहे थे। सुबह सुप्रीम कोर्ट बैठी। बार काउंसिल ने इतना दिमाग खर्च किया था सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से झंडा उठाने के लिए, पर सीजेआई ने ही उन्हें फटकार लगा दी। इस पूरी बहस ने एक बात साफ कर दी है, विरोध प्रदर्शनों की आवाज़ दबाना, ये धारणा बनाने की कोशिश करना कि प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, विरोध नहीं करने देंगे, ये एक नया शगल बन रहा है। शगल से याद आया कि ज़रा मनन मिश्रा की पूरी कहानी आपको बता दें। हुआ ये था कि पिछले हफ्ते नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, कॉन्वोकेशन में, सीजेआई सूर्यकांत को बुलाने के प्रस्ताव पर विवाद हुआ था। कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल किया, सीजेआई को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की। ये खबर 9 अगस्त को आई थी। स्टूडेंट्स जस्टिस सूर्यकांत की उस टिप्पणी का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। बाद में सीजेआई ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी कि वो सभी बेरोजगार युवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना है कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया, उनको आमंत्रित किए जाने का विरोध किया। ये विरोध बीसीआई और उनके अध्यक्ष मनन मिश्रा को अच्छा नहीं लगा। मनन मिश्रा राज्यसभा के सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। मिश्रा ने नालसार के कुलपति से 3 दिनों के भीतर एक प्रामाणिक रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन छात्रों की पहचान करने की बात भी कही जिन्होंने सीजेआई के विरोध वाला ये अभियान शुरू किया था। लेकिन मनन मिश्रा जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। उनका ये निर्देश सामने आते ही और तेजी से विरोध शुरू हो गया। सरकार और विपक्ष वाले कुछ समझ पाते तब तक कॉकरोच जनता पार्टी ने धावा बोल दिया। अभिजीत दीपके ने लिखा कि व्हाट इफ ऑल लीगल कॉकरोचेस कम टुगेदर। मतलब दीपके ने सीधे शब्दों में मनन मिश्रा को ये चेतावनी दे दी कि आपके खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो सकता है। कुछ ही देर में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। बोले कि अगर ये नोटिफिकेशन तुरंत वापस नहीं हुआ तो बार काउंसिल के बाहर और मनन मिश्रा के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। बवाल शुरू हुआ ही था कि मनन मिश्रा लीपने पोतने लगे। सौरव दास के इस वीडियो के 10 मिनट बाद मनन मिश्रा ने रिप्लाई किया कि बार काउंसिल ने लेटर वापस ले लिया है। 19 मिनट बाद मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि विचार विमर्श के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार को लेकर के अपने पहले निर्देशों में बदलाव किया है। अब नालसार से 2026 में पढ़ाई पूरी करने वाले सभी छात्र अपनी पसंद के स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
लेकिन इतने भर से भी काम चलने वाला नहीं था। सीजेपी तो धमका ही रही थी। तमाम वरिष्ठ वकील, पत्रकार, नेता लगातार मनन मिश्रा की आलोचना कर रहे थे। रात में 12:37 पर मनन मिश्रा ने एक और पोस्ट लिखा कि सबसे सलाह मशवरा के बाद संतुष्ट हो गए हैं कि नालसार के छात्रों की किसी भी तरह की अशांति या आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्रवाई पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। अब आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पर भी मनन मिश्रा ने कहा कि मैं उनसे भी बात करने को तैयार हूं। यानी इतना रायता फैलाने के बाद भी मनन मिश्रा की नैतिक अपर हैंड लेने की कोशिश थी पूरी। स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दिवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मनन मिश्रा को अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने 14 अगस्त की सुबह सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने मामला उठाया। बेंच ने बार काउंसिल के आदेश की आलोचना की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने खासतौर से कड़ा एतराज जताया और कहा कि स्वाभाविक तौर पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये छात्रों और मेरे बीच का मामला है। काउंसिल वाले कौन होते हैं इस मुद्दे को उठाने वाले? ये पूरी तरह अनुचित है। अपने छात्र जीवन में मैं भी स्टूडेंट एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता था। मान लीजिए कि छात्र गलत भी हैं, फिर भी उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है। बीसीआई का इसमें कोई काम नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीसीआई का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना ही नहीं। तो बीसीआई इसमें कूदा क्यों, किस हैसियत से, किन शक्तियों के दंभ में? ये समझने के लिए इस संस्था का इतिहास, भूगोल समझना पड़ेगा। आज़ादी के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि पूरे देश में वकीलों के लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी दिशा में 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी बनाई गई। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसआर दास थे। समिति ने 1953 में अपनी रिपोर्ट दी और देश में राज्य स्तर की बार काउंसिल के साथ एक राष्ट्रीय बार काउंसिल बनाने की भी सिफारिश की। इसके बाद एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया। इसी कानून की धारा 4 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना, यानी बीसीआई स्टैच्यूटरी बॉडी, जिसका गठन कानून के आधार पर किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ थे। अब बीसीआई के काम पर आते हैं। पहला बड़ा काम है कानून की पढ़ाई के मानक तय करना। बीसीआई उन विश्वविद्यालयों को, उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है जिनकी कानून की डिग्री के आधार पर छात्र आगे वकील के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। लॉ कॉलेजों और कानून की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों का सुपरविजन भी बीसीआई कर सकती है। दूसरा काम है वकीलों के आचरण के भी नियम तय करना, यानी वकील अपने मुवक्किल के साथ, अपने क्लाइंट के साथ कैसे पेश आएं, अदालत की गरिमा का कैसे ध्यान रखें और पेशे के नियमों का पालन करें। अगर कोई वकील इन नियमों की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिखाता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए कानून में स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई दोनों के अधिकार तय किए गए हैं। और एक बात यहां साफ कर देते हैं कि नए वकीलों का रजिस्ट्रेशन बीसीआई सीधे नहीं करती है, ये काम स्टेट बार काउंसिल्स करते हैं। लेकिन बीसीआई ने अपने शुरुआती लेटर में सभी स्टेट बार काउंसिल से ही कहा था कि कोई भी नालसार के इस बैच के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। सवाल है कि क्या बीसीआई के पास कानूनी तौर पर यह अधिकार है कि वो लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट को रोक सके? जहां तक एडवोकेट के एनरोलमेंट की बात आती है तो हमारे यहां एडवोकेट एक्ट 1961 ये कहता है कि सेक्शन 6 के अंदर जो स्टेट की बार काउंसिल्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं किसी को भी एज अ एडवोकेट इनरोल करने के लिए, और जब वो इनरोल कर रही होंगी तो उनको सेक्शन 24 के अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर कोई भी इंडिविजुअल वो मीट करता है तो उसको इनरोल कर सकती है वो अपने यहाँ के बार काउंसिल के रोल में। जैसे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं कि आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आपका 21 साल का होना जरूरी है, आपने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से जो है वो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की हो। तो अगर हम पूरा आर्किटेक्चर देखें हमारे यहाँ एनरोलमेंट का जो है वो एडवोकेट एक्ट से गवर्न होता है, और इसमें जो है वो सारे अधिकार स्टेट की जो बार काउंसिल है उनको मिला हुआ है। तो बार काउंसिल किसी तरीके का डायरेक्शन इसमें नहीं दे सकता है, क्योंकि वो फिर अल्ट्रा वायर होगा, जो बाहर हो जाएगा कानून के, अगर वो इस तरीके का कोई जो है वो डायरेक्शन देते हैं। वैसे चर्चा बार काउंसिल से ज्यादा उसके चेयरमैन मनन मिश्रा की हो रही है। मनन कुमार मिश्रा बीसीआई के अध्यक्ष तो हैं ही, राज्यसभा के सांसद भी हैं, बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं।
पटना लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत गोपालगंज सिविल कोर्ट से की और 82 में पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। कुछ साल बाद उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत का भी रुख किया। अभी तो मनन मिश्रा बीजेपी में हैं, पर आए कांग्रेस से हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बैकुंठपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। 6ठे नंबर पर रहे थे। कुल 2377 वोट उनको मिले थे। उस दौर में राजनीति में करियर पटरी पर नहीं आया, पर कानूनी पेशे में मनन मिश्रा का काम बढ़िया चल रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता तो वो बन ही चुके थे। 2012 में पहली बार मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। 2014 में 7 महीने के एक छोटे से पीरियड को छोड़कर वो लगातार BCI के चेयरमैन के पद पर रहे हैं। लगातार 7 बार चेयरमैन का चुनाव जीते थे और 2014 में ही मनन मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए थे। इतने उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन दावेदार उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करने वाराणसी तक जाने को तैयार थे। तब से लीगल और राजनीति दोनों करियर उनके पटरी पर हैं। 2012 में जब मनन मिश्रा बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, तब उनका एक बयान काफी चर्चा में आया। तब यूपीए की सरकार में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात हो रही थी। कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने सिफारिश इसकी की थी जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन इस कमिटी में सरकार के दखल की बात पर सवाल उठने लगे। तब बतौर BCI अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में नेताओं की भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बार काउंसिल इसका विरोध करेगी। तब मनन मिश्रा को न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चिंता थी। ऐसे सवाल आज भी उठते हैं। ये राजनीति से ये प्रश्न अभी भी गए नहीं है कि जजों की नियुक्ति में राजनीतिक दखल होना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब मनन मिश्रा का इस पर बयान सुनाई नहीं देता। वैसे जो शगुफा यूपीए की सरकार में छोड़ा गया था, उसे अमल मोदी सरकार में ही किया गया। सत्ता में आते ही मोदी सरकार कॉलेजियम सिस्टम के बदले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट लेकर के आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री भी शामिल थे। तब भी मनन मिश्रा को न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं याद आई, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए थे। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए मनन मिश्रा पहली बार लड़ने नहीं आए हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जज थे अरुण मिश्रा। जस्टिस मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। पीएम मोदी को एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया। इस पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे भड़क गए। उन्होंने एक लेख लिख डाला, सवाल उठाया कि एक जज का प्रधानमंत्री की इस तरह सार्वजनिक तारीफ करना न्यायिक मर्यादा और निष्पक्षता के खिलाफ है। पर इस लेख पर मनन मिश्रा भड़क गए। BCI चेयरमैन ने कहा कि दुष्यंत दवे बेवजह जस्टिस अरुण मिश्रा को एक घटिया विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त 2024 में बीजेपी ने मनन मिश्रा को बिहार से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। तब से मिश्रा जी संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। संसद में भी वो कानून से जुड़े कामकाज का हिस्सा रहे हैं। सितंबर 2024 में उन्हें कानून और न्याय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक वो नियमों से जुड़ी संसद की समिति के सदस्य रहे। पर कल के विवाद के बाद मनन मिश्रा पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने आरोप लगाया है कि मनन मिश्रा की अध्यक्षता वाले BCI ने सिर्फ 1 साल में बैठकों और सम्मेलनों पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा 12 करोड़ रुपए ट्रैवल में और अकोमोडेशन में खर्च किए गए। और भी तमाम आरोप हैं जो मनन मिश्रा पर लगाए जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी को लिखी उनकी चिट्ठी खोजी जा रही है। बतौर बार काउंसिल चेयरमैन उनके आदेशों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मनन मिश्रा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो एक अलग जांच का विषय है। इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर आरोप नालसार के पास आउट हो चुके पूर्व छात्रों ने लगाए हैं। नालसार के एलुमनाई ने मनन मिश्रा के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है कि ज्यादा चिंता की बात यह है कि पहले पत्र की भाषा से ऐसा लगता है कि छात्रों और शिक्षकों पर दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश की गई मनन मिश्रा की ओर से। इस तरह की धमकी विश्वविद्यालय परिसरों में बोलने की आजादी को सीमित करती है। ये सवाल सिर्फ मनन मिश्रा की एक चिट्ठी तक सीमित नहीं किए जा सकते। बीते कुछ वर्षों में ऐसी धारणा, अलग अलग उदाहरण हमने देखे हैं, ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि छात्रों का काम चुपचाप पढ़ाई करना है, अपनी बात कहना नहीं, कुछ गलत लगे तो विरोध करना उनका काम नहीं है। एक वर्ग ने JNU और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की छवि ही विरोध प्रदर्शन वाली बनाने की कोशिश की है। लेकिन इन 2 यूनिवर्सिटीज को छोड़कर भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां छात्रों ने विरोध किया तो उन पर केस लाद दिए गए। कुछ उदाहरण याद दिलाते हैं। साल 2015
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में छात्रों ने गजेंद्र चौहान को चेयरमैन नियुक्त किए जाने के खिलाफ लंबा प्रदर्शन किया था। पुलिस ने छात्रों पर केस दर्ज कर लिया। 2017 बीएचयू में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे धरना किया, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्र घायल हुए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि 1200 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई। अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ छात्रों ने उपद्रव किया हो तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन 1200 छात्रों पर एफआईआर करने की मंशा आप खुद समझ सकते हैं, डिमोरलाइज करना। 2017 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से टकराव भी हुआ, छात्रों पर एफआईआर कर दी गई। कहा गया कि देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, राजद्रोह की धारा लगाने की बात होने लगी। बाद में यूनिवर्सिटी ने केस वापस लिया और कहा कि नारे यूजीसी के खिलाफ लगाए गए थे, देश के खिलाफ नहीं। 2017 में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सीजेएम कोर्ट ने छात्रों को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था। तमाम उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन बीते 2 महीनों में देश में ये धारणा ऐसा भी लगता है कि टूटने लगी है। क्या इसकी वजह कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर आंदोलन है, जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया और किसी प्रदर्शनकारी पर केस भी दर्ज नहीं हुआ। जेपी प्रोटेस्ट ने दर्शाया है कि आज के ज़माने में मीडिया नैरेटिव पर कंट्रोल, किसी के बोलने के आज़ादी पर कंट्रोल बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक मल्टी मीडिया दुनिया है। हम जितने भी नागरिक हैं सब सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, सब पत्रकार बन सकते हैं, क्योंकि इसकी ताकत हमारे पास है। मोबाइल के ज़रिए आप कुछ भी बोल सकते हैं और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं रियल टाइम में। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर उनको लगे कि जनता की आवाज़ आप दबा सकते हैं तो वो अब आसान नहीं होने वाला। तो ज़रूर एक फ़र्क पड़ गया है और अच्छी बात है, देश अपने 80वीं साल में है, 80 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, और कम से कम भारत जैसा देश, ताकत होनी चाहिए जनता की आवाज़ सुनने की। और इस नए दौर में मुझे लगता है उस आवाज़ को कोई भी दबा नहीं सकता। उम्मीद है बीसीआई के इस सबक के बाद छात्रों की विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। विरोध की आवाज़ स्वस्थ लोकतंत्र, असहमति की आवाज़ स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जरिया है। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी सुर्खियों की। नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नाम पर 13 अगस्त को भरे स्टेज से एक घटिया टिप्पणी की और इसकी आलोचना हुई। और अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को इस पर घेरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की आलोचना की। इन 2 सीनियर लीडर्स ने इस तरह के मजाक को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य बताया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को उसकी लेगेसी याद दिलाई। भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल, बाल, पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है। बीजेपी के प्रवक्ताओं, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबने एक सुर में इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले कि ये केवल राजनीतिक अशिष्टता नहीं है, बल्कि भारत के विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश है। सवाल कांग्रेस नेताओं से भी पूछा गया। जवाब में तब तुम कहां थे वाला लॉजिक आया। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद इंडिया टुडे से बोली कि अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर मोदी जी के संसद में दिए गए शूर्पणखा रिमार्क की भी चर्चा की जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया कि क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, तो वो बोले कि राहुल ने जो देखा वही कहा। देखिए, महिला के अपमान की बात तो राहुल गांधी जी नहीं की है ना। जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं, जो दर्शाते हैं वही, देखते हैं वही बोलते हैं। राहुल गांधी की यही सबसे खूबी है, जो देखते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं वही बोलते हैं। किसी को अपमान करने की कोई राहुल गांधी जी की ख्वाहिश नहीं है, कभी करते भी नहीं हो।
क्यों करें? पर भाषा की सीमाएं दोनों तरफ से लांघी गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले कम हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करके इंदिरा गांधी और फिदेल कास्त्रो की तस्वीर के बहाने एक घटिया, बेहद घटिया टिप्पणी की। उस दिन क्या हुआ था जब ये कांग्रेस का इंटरनल कार्यक्रम था, जिस दिन ये घटना हुई 13 अगस्त को। स्टेज पर पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष कर रहे थे। साथ में उनके संदीप दीक्षित थे। वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं और दिल्ली कांग्रेस में वजनदारी रखते हैं। पीएम मोदी की नकल करने के चक्कर में राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को बुला करके जोर की झप्पी दी और कहा कि विदेश नीति का यही अर्थ समझ लिया है इन्होंने। इस पर संदीप दीक्षित पूछ बैठे कि आपने मुझे मेलिनी तो नहीं समझ लिया था। पूरा हॉल इस पर हंसने लगा। जिस मंच पर यह सब हो रहा था उसके पीछे पोस्टर पर लिखा था रचनात्मक कांग्रेस। एक नया प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने बनाया है संवाद के लिए। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की दोयम दर्जे की ये क्रिएटिविटी बहुतों को रास नहीं आई। क्या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बीच में लाए बिना विदेश नीति नहीं समझाई जा सकती थी? इन्हीं सवालों के बीच राहुल, संदीप और कांग्रेस की सोशल मीडिया पर लानत मलामत हुई। बीजेपी कांग्रेस से इतर विपक्ष के नेताओं ने भी कांग्रेस के मंच से हुई इस हरकत की आलोचना की। राजद सांसद मनोज झा ने इसे अनुचित और गैर शालीन बताया। सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। आखिर हम कब अतीत से सबक लेंगे? साल भर भी नहीं बीता है जब उत्तराखंड के चमोली जिले में बन रही सुरंग में हादसा हुआ था। दिसंबर 2025 में पीपलकोटी की इसी परियोजना की सुरंग के भीतर 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए थे। तब सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने की बात कही गई थी, लेकिन एक बार फिर अलकनंदा नदी पर बन रहे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में हादसा हो गया। 13 अगस्त की शाम लैंडस्लाइड के बाद सुरंग में पानी और मलबा घुसने लगा। हादसे के वक्त साइट पर 22 मजदूर काम कर रहे थे। पानी, मिट्टी और दूसरे मलबे के साथ तेजी से सुरंग में घुसा और सभी मजदूर वहां फंस गए। 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इनमें से 7 की मृत्यु हो गई। 3 मजदूरों की अभी भी खोज खबर नहीं मिली है। खोजने का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के लोग बचाव कार्य में लगे हैं। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि 10-12 ड्रेनेज पंप लगाए गए हैं। पानी बाहर निकालने का काम भी चल रहा है। उम्मीद है कि रात तक पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंच करके घायलों से बात की। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि चमोली सुरंग हादसे ने एक बार फिर आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को दुरुस्त करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया है। उम्मीद है सरकार इससे सबक लेगी। अब एक सूचना, ललन टॉप एक नई सीरीज लेकर के आ रहा है। उसका नाम है फॉलो अप स्टोरीज। नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम किसी पुराने बड़े केस में फॉलो अप करते हैं। कुछ साल बाद जाकर के देखते हैं कि क्या प्रगति हुई। पहला केस हमने उठाया है हाथरस की भगदड़। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ हुई थी। आपको याद होगा, भोले बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हुई थी। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। 6 अधिकारी सस्पेंड हुए थे, लेकिन आज 11 के 11 आरोपी बेल पर बाहर हैं। अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग मिल गई, लेकिन उन परिवारों का क्या हुआ जिन्होंने अपनों को खो दिया? पुलिस की कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं? क्या भोले बाबा के प्रति लोगों की आस्था पर असर पड़ा है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब देती हमारी फॉलो अप स्टोरीज की पहली किश्त। जरूर देखिएगा ललन टॉप पर 16 अगस्त सुबह 10 बजे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है तो वही अमर हो जाता है।
दर्शन की लालसा जो भक्तों की पिछले 3-4 माह से थी, वो जुलाई में पूर्ण होने जा रही है। भोले बाबा के सत्संग में एक बड़ा यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। नारायण हरि जी के, विष्णु जी, शंकर जी, कृष्ण जी सभी छोटे हैं उनसे। क्या चीख पुकार और रोने का वो तांडव बना हुआ था। ऐसे सबों को ऐसे ऐसे करके निकलना पड़ रहा था हमें। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक विभिन्न वाहनों से डेड बॉडी आने का तांता लगा है। जो आंखों सामने घटना हुई थी, उसको वो पूरी तरह से सही तरह से नहीं बता पा रहे। क्या हुआ था वहाँ पर, मन तक अच्छा ना देख पाओ। आप पहले क्लियर होना चाहिए था कि मेकशिफ्ट टेंट ना होता जो था वहाँ पे। किसी राजनीतिक दल ने बाबा को घेरने की कोशिश नहीं की। क्या अभी भी बाबा के सत्संग हो रहे हैं?